पुरानी दिल्ली की उन गलियों की है जहां इतिहास और अधर्म की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यहां की हवा में सिर्फ धूल नहीं बल्कि बीती सदियों की सिसकियां भी तैरती हैं। भाग 1, संकरी गलियों का माया जाल। पुरानी दिल्ली का वह इलाका जहां सूरज की पहली किरण पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है, हमारे सामने फैला हुआ था। चांदनी चौक की मुख्य सड़क का शोर अब दूर एक मध्यम गूंज बन चुका था। मैं और मेरा मित्र किशोर, जो पेशे से एक पत्रकार है पर स्वभाव से बेहद डरपोक, बल्ली मारान की एक ऐसी तंग गली में खड़े थे जहां दो लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते थे। क्या हम सही जगह आए हैं? किशोर ने अपनी कमीज के कॉलर को ठीक करते हुए पूछा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जबकि मौसम में हल्की ठंडक थी। तारानाथ का ठिकाना यहीं कहीं है, मैंने जवाब दिया। इसमें चंदन के साथ साथ कुछ ऐसी जड़ी मस्तिष्क की नसों पर प्रहार करती थी। हम एक जर्जर काली पड़ चुकी इमारत के सामने रुके। ऊपर की मंजिल पर एक इकलौती खिड़की से मध्यम पीली रोशनी झांक रही थी। भाग 2, तारानाथ का कक्ष। दरवाजा अपने आप नहीं खुला बल्कि हमारे छूते ही पीछे हट गया, जैसे वह सदियों से हमारा ही इंतजार कर रहा हो। सीढ़ियां घुमावदार और बेहद संकरी थीं। हर कदम पर लकड़ी के तख्ते चीख रहे थे। ऊपर पहुंचते ही एक बड़ा सा कमरा खुला। कमरे के बीचों बीच एक तख्त पर एक आकृति बैठी थी। वह तारानाथ थे। लंबे सफेद बाल, गले में रुद्राक्ष और हड्डियों की मालाएं, और उनकी आंखें वे दो जलते हुए कोयलों जैसी थीं, जो अंधेरे को चीरकर सीधे आपकी आत्मा में झांक रही हो। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीबोगरीब यंत्र उकेरे गए थे। कोने में एक पीतल का स्टैंड था जिस पर 7-8 धूप बत्तियां एक साथ जल रही थीं। तारानाथ ने हमारी ओर देखा और एक फीकी रहस्यमयी मुस्कान उनके होंठों पर तैर गई। उन्होंने बिना कुछ कहे एक पुरानी पीतल की नक्काशी वाली चिलम उठाई। भाग 3, चिलम की पहली फुकार। तारानाथ ने चिलम में तंबाकू और कुछ काले रंग का पदार्थ भरा। उन्होंने एक जलता हुआ कंडा उसके ऊपर रखा और उसे एक कपड़े से पकड़ लिया। धुएं का एक घना छल्ला उनके मुंह से निकला और कमरे की छत की ओर बढ़ने लगा। उस धुएं में मुझे पल भर के लिए कुछ आकृतियां नाचती हुई दिखाई दी। तो उनकी आवाज किसी फटे हुए नगाड़े जैसी गहरी थी। तुम लोग मौत का स्वाद चखने आए हो या सिर्फ किस्से सुनने? किशोर हकलाते हुए बोला। तारानाथ जी, हमने सुना है कि आपके पास वो कहानियां हैं जो किसी किताब में नहीं मिलती। तारानाथ ने फिर से चिलम का कश लिया। कहानियां? वे हंसे। बेटा, ये कहानियां नहीं है, ये वो जख्म हैं जो वक्त ने मेरे जिस्म और रूह पर दिए हैं। बैठो, आज तुम्हें अपनी पहली कहानी सुनाता हूं। उस रात की कहानी जब मैंने पहली बार छाया पुरुष को देखा था। भाग 4, छाया पुरुष का उदय। तारानाथ ने अपनी आंखें मूंद लीं, जैसे वे समय की परतों को पीछे धकेल रहे हों। यह बात आज से 40 साल पहले की है। मैं बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव में था। वहां एक श्मशान था जिसे महाकाल का आंगन कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि जो कोई भी अमावस्या की रात वहां रुकता है, उसकी परछाई उससे अलग हो जाती है। मैं जवान था, खून गर्म था। मैंने चुनौती स्वीकार की। मैं आधी रात को उस श्मशान के बीचों बीच एक जलती हुई चिता के पास बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि मुझे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी मुझे महसूस हुआ कि आग की रोशनी में मेरी जो परछाई जमीन पर पड़ रही थी वह हिल रही है, जबकि मैं बिल्कुल स्थिर बैठा था। वह परछाई धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। वह अब 2 आयामी नहीं रही थी। वह काली, धुंधली और विशालकाय आकृति बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। भाग 5, खौफ का तांडव। किशोर ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। कमरे की धूप बत्ती की महक अब असहनीय होने लगी थी। तारानाथ की आवाज अब और भी भारी हो गई थी। उस छाया पुरुष का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वह मुझे देख रहा है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। वह हाथ धुएं जैसा था, पर उसमें लोहे जैसी ताकत थी। उसने मेरा गला पकड़ लिया। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा। मैंने अपनी साधना का आखिरी मंत्र पढ़ा और अपनी चिलम की राख उसकी तरफ फेंकी। तारानाथ ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में पानी था। वह साया गायब तो हो गया, लेकिन उसने जाते जाते मेरे कान में कुछ कहा। उसने कहा,
कि वह मेरा अंत तक पीछा करेगा। और आज भी जब मैं इस कमरे में अकेला होता हूं, मुझे लगता है कि वह दीवार के उस अंधेरे कोने में बैठकर मेरा इंतजार कर रहा है। भाग 6 समापन। तारानाथ ने चिलम एक तरफ रख दी। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया था। धुआं धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन रहस्य कम नहीं हुआ था। आज के लिए इतना ही, उन्होंने कहा और फिर से ध्यान मुद्रा में चले गए। हम चुपचाप उठे। किशोर अभी भी कांप रहा था। जब हम उस पुरानी हवेली से बाहर निकले और उन संकरी गलियों को पार कर चांदनी चौक की रोशनी में आए, तो हमें लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया से वापस आए हों। पीछे मुड़कर देखा तो वह गली और भी काली लग रही थी। क्या तारानाथ की वह परछाई हमारे पीछे भी आ गई थी? इसका जवाब सिर्फ उस रात की खामोशी के पास था। तारानाथ की आंखें अब पूरी तरह मूंद चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। कमरे में जल रही धूप बत्ती की राख धीरे धीरे फर्श पर गिर रही थी और हर गिरती हुई राख के साथ सन्नाटा और अपनी आंखें खोली। इस बार उनकी पुतलियां पहले से ज्यादा बड़ी और डरावनी लग रही थीं। उन्होंने अपनी फटी हुई आवाज में कहना शुरू किया, वह छाया पुरुष आज भी मेरे साथ है किशोर। वह कहीं गया नहीं है, वह बस वक्त का इंतजार कर रहा है। लेकिन मेरी दूसरी कहानी उस अधूरी हवेली की है, जहां मौत सिर्फ एक शुरुआत थी। भाग 7 अधूरी हवेली का बुलावा। यह किस्सा राजस्थान के जैसलमेर के पास के एक वीरान गांव कुलधरा का है। वहां एक हवेली थी जिसे कोई पूरा नहीं कर पाया। जो भी राजमिस्त्री उसकी आखिरी ईंट रखने की कोशिश करता, वह अगली सुबह हवेली की दहलीज पर मरा हुआ मिलता। लोग कहते थे कि उस हवेली की नींव में एक ऐसी अतृप्त आत्मा कैद है जो छत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं वहां तंत्र सिद्धि के लिए गया था। रात का सन्नाटा ऐसा था कि रेगिस्तान की हवा भी वहां पहुंचते ही दम तोड़ देती थी। हवेली के ऊंचे ऊंचे मेहराब चांद की रोशनी में हड्डियों के ढांचे जैसे लग रहे थे। जैसे ही मैंने हवेली के मुख्य द्वार को छुआ, वह पुरानी लकड़ी का दरवाजा भयानक तरीके से चरमराया। अंदर कदम रखते ही मुझे महसूस हुआ कि फर्श ठंडा नहीं बल्कि गीला है। जब मैंने अपनी लालटेन ऊपर की तो देखा कि पत्थरों से पानी नहीं बल्कि ताजा लहू रिस रहा था। दीवारों पर हजारों हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। भाग 8 मलबे की चीखें। मैं हवेली के बीचों बीच बने आंगन में बैठ गया। मैंने अपना सुरक्षा चक्र खींचा और मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी हवेली की उन अधूरी दीवारों से आवाजें आने लगीं। वे आवाजें उन राजमिस्त्रियों की थीं जो वहां मारे गए थे। उनकी आत्माएं उन पत्थरों में चुन दी गई थीं। अचानक मेरे सामने की दीवार फटने लगी और उसमें से एक आकृति बाहर निकली। वह कोई इंसान नहीं था। उसके शरीर पर चमड़ी नहीं थी, सिर्फ कच्चा मांस और हड्डियां थीं। उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और कहा, तारानाथ, इस हवेली को एक आखिरी बलि चाहिए। क्या तुम तैयार हो? तारानाथ की आवाज अब कांप रही थी। किशोर का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह अपनी कुर्सी से चिपक गया था। भाग 9 रूहानी जंग और राख। मैंने अपनी झोली से अभिमंत्रित राख निकाली। वह आकृति मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके हर कदम के साथ हवेली का फर्श कांप रहा था। जैसे ही वह मेरे सुरक्षा चक्र के पास पहुंचा, मैंने राख उसके ऊपर फेंक दी और महाकाल का आह्वान किया। एक तीव्र नीली रोशनी पैदा हुई और वह आकृति धुएं में बदल गई। लेकिन उस धमाके के साथ ही पूरी हवेली ढहने लगी। मैं वहां से जान बचाकर भागा। जब मैं बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ एक समतल मैदान था। वह हवेली भौतिक नहीं थी, वह एक मायावी जाल था जो राहगीरों को निगलने के लिए बुना गया था। भाग 10 पुरानी दिल्ली की हकीकत। तारानाथ चुप हो गए। उन्होंने अपनी चिलम फिर से उठाई, पर इस बार उसे सुलगाया नहीं। कमरे में धूप बत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी गंध अभी भी भारी थी। तुम लोग सोचते हो कि पुरानी दिल्ली की ये तंग गलियां सिर्फ ईंट और पत्थर की हैं? तारानाथ ने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, ये गलियां उन रूहों का रास्ता है जो आज भी भटक रही हैं। और शायद आज रात तुम अकेले घर नहीं जाओगे। किशोर हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। तारानाथ जी, अब हमें चलना चाहिए। हम तेजी से कमरे से बाहर निकले। सीढ़ियां उतरते समय मुझे महसूस हुआ कि कोई हमारे ठीक पीछे चल रहा है।
जब हम सड़क पर आए और पीछे मुड़कर देखा तो तारानाथ की वह खिड़की काली पड़ चुकी थी। वहां कोई रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई रहता ही ना हो। किशोर और मैं बिना एक शब्द बोले अपनी कार की ओर भागे। उस रात के बाद हमने कभी भी तारानाथ का नाम नहीं लिया, लेकिन आज भी जब कभी अंधेरी गली से गुजरता हूं, मुझे वह चिलम की महक और वह भयानक चर्रर्र की आवाज सुनाई देती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का एक और हिस्सा लिखूं, जिसमें लेखक के घर पहुंचने पर कुछ रहस्यमयी घटित होता है?